अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो है हिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर। तो ये है हिस्ट्री का चैप्टर क्लास 7 के लिए है। तो आज हम जो है ना इसका यूनिट नंबर 2 जो है वो रीड करेंगे। यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 होगा। तो इसका जो है हमारे पास आ जाएंगे हम पेज नंबर 32 के ऊपर। ये देखिए पेज नंबर 32, ठीक है। तो ये इसके ऊपर पिक्चर भी बनी हुई है और ये ऊपर से मैं अगर दिखा सकूँ आपको, द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स, यानी कि मुगलिया ख़ानदान का लास्ट जो है ना, यानी कि कह लें कि जो है लीडर समझ लें या मुग़ल एम्पायर का लास्ट जो है ना वो यानी बादशाह समझ लें। नाम इनका पूरा है अब्दुल मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर। मोस्टली ज़्यादातर लोग जो है ना औरंगज़ेब आलमगीर के नाम से या औरंगज़ेब के नाम से ज़्यादातर लोग जो है ना इनको जानते हैं। अब्दुल मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन जो है ना, ये ज़्यादातर इससे लोग अवेयर नहीं है। तो हम आलमगीर या औरंगज़ेब पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो मुगलिया ख़ानदान के जो है शहनशाह कह लें, उर्दू में शहनशाह कहते हैं एम्परर को। तो उसकी हम जो है ना आज थोड़ा सा उस पर स्टडी करेंगे। तो अगर ये देखें आप, तो यहाँ पे स्टार्ट पे द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स, यानी कि अजीम जो मुगलिया ख़ानदान था उनके लास्ट लीडर जो है उसके बारे में बात हो रही है, जो सही पावर में रह चुके हैं। उनमें हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं औरंगज़ेब वॉज बॉर्न ऑन द 4th of November 1680 इन दाऊद। कहते हैं कि औरंगज़ेब जो है ना पैदा हुए थे 4 नवंबर 1618 के अंदर। दाऊद एक जगह का नाम है, वहाँ पे पैदा हुए थे। ही रेंड फ्राम 1658 टू 1707। ये 1658 से लेके इनका दौरे हुकूमत शुरू होता है 1658 से 1707 से। कहते हैं हिज फादर शाहजहां, उनके वालिद का नाम क्या था? शाहजहां था। रेबल अगेंस्ट औरंगज़ेब्स ग्रैंडफादर जहांगीर, यानी कि औरंगज़ेब के जो दादा थे उनका नाम था जहांगीर। तो जहांगीर के साथ जो है ना इनके वालिद की रेबल्ड, यानी कि मसलन कह लें कि रेबल्ड यानी कि बगावत चल रही थी, ठीक है। दिस लेड टू पार्ट ऑफ औरंगज़ेब्स चाइल्डहुड बीइंग स्पेंट ऑलमोस्ट एज ए होस्टेज एट द कोर्ट ऑफ जहांगीर, जिसकी वजह से ज़्यादातर वक़्त उनको औरंगज़ेब को अपने बचपन के अंदर गुजारना पड़ा है एज ए होस्टेज, यानी कि होस्टेज हम प्रिजनर भी कह सकते हैं। होस्टेज के तौर पे कहाँ पे, जिस तरह कहते हैं ना बंदी बनाया होता है कैदियों को, उस तरह करके किसके? जहांगीर के कोर्ट के अंदर। जैसे ही जहांगीर यानी कि औरंगज़ेब के जो ग्रैंडफादर थे, यानी कि दादा जो था, जैसे वो इंतकाल करके 1627 के अंदर, एंड औरंगज़ेब बिगन टू लिव विद हिज पेरेंट अगेन, फिर वो अपने वालिद के साथ दोबारा जो है ना रहना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। कहते हैं एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, ये देखें इनकी पिक्चर भी है औरंगज़ेब आलमगीर की। इसमें वो कह रहे हैं कि एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जो कह लें कि अहम एस्पेक्ट है, यानी कि ज़िंदगी का जो हिस्सा है ना उनका, ऑफ हिज एजुकेशन वाज मोहम्मद सालेह कम्बू सल्फ़ी, यानी कि उनकी ज़िंदगी में जो तालीम है ना वो सबसे ज़्यादा जो उनकी हासिल की गई है, उनके उस्ताद थे, उनका नाम था मोहम्मद सालेह कम्बू सल्फ़ी, ठीक है। उनसे उन्होंने तालीम हासिल की थी। एज वाज द मुग़ल प्रैक्टिस, औरंगज़ेब वाज गिवन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एट अर्ली एज। कहता है अर्ली एज यानी कि शुरू, यानी कि थोड़े ही वक्त के बाद ना कह लें, जैसे ये थोड़े से जवान हुए हैं, कोई 18 से 19 साल 20 साल की एज के अंदर इनको क्या हो गया था कि इनको पोजीशन मिल गई थी अथॉरिटी की, यानी कि बादशाहत के अंदर। आफ्टर बिकमिंग द एम्परर ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी इन पोजेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशनल क्वालिटीज़, यानी थोड़े ही टाइम के बाद इनको अंदाज़ा हुआ है कि ये जो हुक्मरान है ना, यानी कि अपने आप का बताया कि इनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि एक आम तौर पे होती है ऑर्डिनरी, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आम आदमी से बेहतर सलाहियतें हैं इनके अंदर। लाइक उसमें क्या है? हाई मॉरल स्टैंडर्ड which led him to spend a personal life free from pleasure
एक्स्ट्रा विजेंस एंड वाइसेस, यानी कि ये खूबियाँ होने की वजह से इनको सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या मिला है? एक्स्ट्रा विजेंसीज, यानी कि जिसको हम कहते हैं ना जो पैसे ज़्यादा ज़ाया करता है, फजूल खर्च जिसको कहते हैं, फजूल खर्ची वाला काम नहीं था। इन्होंने अपनी ज़िंदगी खुशगवारी के अंदर गुजारी, वाइसेस बुराइयों से पाक गुजारी। ये बुराइयों से और पैसे ज़ाया करने से, ठीक है ना, बचे रहे, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुशगवारी में गुजारी। ही लेड अ सिंपल लाइफ डिवोटेड टू इस्लाम एंड हिज रूल एज एन एम्परर। कहते हैं इन्होंने जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है ना, वो इस्लाम के साए के अंदर गुजारी है और बिल्कुल सादा ज़िंदगी जो ना बसर किया। कहते हैं वेरियस स्टेजेस एंड प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग औरंगज़ेब रेन, यानी औरंगज़ेब के ज़माने में मुख्तलिफ तरह के वाक़यात जो पेश हुए हैं या उनको जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनकी हुक्मरानी के दौरान, उसके अंदर कहता है इधर हम जिक्र करते हैं उसका। कहता है द रेन ऑफ औरंगज़ेब कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कहता है कि औरंगज़ेब का दौरे हुकूमत उसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। ईच पार्ट हैज़ इट्स वेल डिफाइंड, हर पार्ट जो है ना उसके फ़ीचर, उसकी सलाहियतें मुख्तलिफ हैं दूसरे से। उसमें वो कह रहे हैं इट फ्राम द अदर, यानी कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से मुख्तलिफ है। द फर्स्ट पार्ट वाज 1658 AD टू 1681 AD। कहता है 1658 से 1681 तक का जो पार्ट है ना, उसके अंदर क्या आता है? कहता है विच द नॉर्थ रिमेन द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट। जो अगर देखें जो शुमाली हिस्सा है ना, वो ज़्यादातर इनकी दिलचस्पी का हिस्सा बना है। तो वो आपको सेंटर क्या है? कहता है द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल ग्रेविटी शिफ्टेड टू द दक्कन इन द सेकेंड पार्ट। कहता है पहला पार्ट जो था उनका ज़्यादातर जो गुजरा है वो पॉलिटिकल के अंदर गुजरा है, दूसरा हिस्सा जो है उनका वो दक्कन के अंदर गुजरा है, दक्कन की पॉलिटिकल यानी कि कह लें सियासत के अंदर गुजरा है, यानी कि हुक्मरानी हासिल करने, यानी कि उस हिस्से को कवर करने के अंदर गुजरा है। कहता है व्हेन अटेंशन वाज बीइंग पेड टू द नॉर्थ द साउथ सफर्ड एंड वाइस वर्सा। कहते हैं जैसे ही उनका ध्यान नॉर्थ से साउथ की तरफ गया तो इसी तरह ये यानी कि कह लें कि यके बाद दीगरे, यानी कि एक के बाद दूसरा जो है ना उसका टाइम आया। नॉर्थ के बाद ये साउथ जनूब की तरफ चले गए। एज इट वाज सच अ ह्यूज एम्पायर, अगर देखा जाए तो हकीकत में उनका बहुत बड़ा हुक्मरानी का दौर था, एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियाँ होती थी। कंट्रोल टू द सब कॉन्टिनेंट, मतलब बड़े सगीर, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जब इकट्ठा था ना पहले, तब वो कह रहे हैं कि इनका प्रॉपर हैंडल था। कंट्रोल ऑफ सब वाज डिफ़िकल्ट टू हैंडल। अगर देखा जाए तो इतने बड़े एम्पायर को, हुक्मरानी को कंट्रोल करना आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़े वेल डिफाइंड वे से उन्होंने कंट्रोल किया। कहता बिलो आर गिवन सम इज बिलो, यानी कि ये जो नीचे, अगर देखें ना ये नीचे जो आ रही हैं चीज़ें जितनी भी हैं, ये एग्जाम्पल है इसकी कि उन्होंने मुख्तलिफ तरह की बैटल यानी कि लड़ाइयाँ मार के लड़े। फर्दर एक्सपेंशन यानी बढ़ाने के लिए, अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने लड़ाइयाँ मार के लड़े हैं उनके बारे में बताएंगे। कहता है 1657 AD के अंदर औरंगजेब एडवांस विद हिज आर्मी ऑन द सुल्तान ऑफ बीजापुर सून आफ्टर बिकमिंग एम्परर। कहता है उन्होंने, औरंगजेब ने एडवांस किया अपनी आर्मी ऑन द सुल्तान ऑफ बीजापुर सून आफ्टर बिकमिंग एम्परर, उनके बनने के बाद जो है ना ये एम्परर बने हैं। कहता है बिदार वाज कैप्चर्ड बाय द मुगल आफ्टर 27 days ऑफ इंटेंस, यानी कि इनकी ना 1657 में लड़ाई हुई है, जंग हुई है, औरंगजेब जीते हैं, 27 दिन का मार्का हुआ है 27 डेज़ का। तो उसके बाद मुगल ख़ानदान का झंडा वहाँ पे गाड़ दिया गया। कहता है 1663 AD के अंदर क्या औरंगजेब विजिटेड टू लद्दाख एंड एस्टैब्लिश डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द रेन ऑफ एम्पायर। 1663 के अंदर उसने लद्दाख का हिस्सा फतह किया और उधर अपना झंडा लगाया। उसके बाद कहते हैं 1664 के अंदर उन्होंने क्या किया? शाइस्ता खान वाज अपॉइंटेड द सूबेदार ऑफ बंगाल एंड द इमीडिएटली गॉट रिड ऑफ अराकिन्स एंड पुर्तगीज पायरेट्स फ्राम देयर। कहता है 1664 के अंदर शाइस्ता खान को अपॉइंटेड किया गया सूबेदार ऑफ बंगाल का सूबेदार बनाया गया। एंड इमीडिएटली, और जल्दी से, गॉट रेड, यानी कि वहाँ से हटा दिए गए हैं अराकिन्स एंड पुर्तगीज पायरेट्स होते हैं कज़ाक डाकू लुटेरे जिसको हम कहते हैं, उनके हाथों से ये जो है ना हटा दिए गए हैं। 1666 के अंदर उन्होंने क्या? शाइस्ता खान को रिकैप्चर किया गया, दोबारा से पकड़ा गया। द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ चिटागांग, यानी कि कुछ ख़ास इलाके, चिटागांग इस वक्त जो चिटागांग है ना वो इस वक्त बांग्लादेश का जो ना एक हिस्सा है जो ज़्यादा पहाड़ी सिलसिला है।
ठीक है ना, वहाँ की बात हो रही है। विच वॉज इन अराकीन्स हैंड्स, उस वक्त अराकीन्स के हैंड के अंदर चिटागांग बांग्लादेश, समझ लें बांग्लादेश का इलाका जो है अराकीन्स के पास था, तो दोबारा रिकैप्चर किए गए हैं वो शाइस्ता खान। कहते हैं उसके बाद कहते हैं 1686 के अंदर ना औरंगजेब कैप्चर्ड द बीजापुर फोर्ट आफ्टर अ फेल्ड अटेम्प्ट बाय हिज सन, यानी कि औरंगजेब का जो बेटा था ना उसकी फेल्ड अटैम्प्ट, यानी कि सही तरह वो कामयाब नहीं हो सका बीजापुर का किला फतह करने में। अच्छा जी, 1687 के अंदर वो क्या कह रहे हैं, आफ्टर एन 8 month लॉन्ग सीज यानी कि कहते हैं मुहासरा, यानी किसी जगह का आपने काफ़ी देर से ताकुब मुहासबा कर रहे हैं ताकि किस तरह उसके ऊपर जो है ना हम जो ना फतह कर सकें। तो उन्होंने 6 से 8 माह तक जो है ना इन्होंने वहाँ पे सेज मुहासरा किया। फिर उनको समझ लगी है कि अब इसको क्या करना है, कहते हैं द सरेंडर ऑफ द रूलर ऑफ गोलकोंडा का जो था ना, जो एम्परर था, रूलर था, हुक्मरान था, उसने सरेंडर कर दिया कि यानी कि ये कामयाब हो गया। कौन? ये औरंगजेब। कहता द रिबिलियंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब आर गिवन। अच्छा, अब उसके औरंगजेब के ज़माने में जो ज़्यादातर बगावत हुई है, कहते हैं अब उसकी बात, पहले जो उसने मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स का सामना किया, फतह की है, उसकी बात हो रही थी। अब किस चीज़ की बात हो रही है? जो औरंगजेब के ज़माने के अंदर जो रिबिलियंस यानी कि बगावतें उठी हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो ये बगावत की हम बात कर रहे थे, कह रहे थे कि 1669 AD के अंदर ना द जट पीजेंट होते हैं जो किसान है ना, फार्मर भी हम कहते हैं, पीजेंट किसानों को भी कहते हैं। कहते हैं द जट पीजेंट्स ऑफ भरतपुर क्रिएटेड द भरतपुर स्टेट एंड फायरसली, यानी जोशीले अंदाज से रिबिलियंस अगेंस्ट द मुगल, यानी कि जो जट कौम थी, किसान थे ना भरतपुर के, उन्होंने ना बगावत की थी मुगलिया ख़ानदान के खिलाफ बड़े जोश वलवले के साथ। कहते हैं 1670 के अंदर जो है ना शिवाजी क्रिएटेड एन इंटेंस अपोजिशन टू औरंगजेब बाय वेजिंग वार अगेंस्ट हिज रूल। शिवाजी नाम का कोई आदमी था, उसने औरंगजेब के ख़िलाफ़ जो है ना आवाज़ उठाई उसकी हुक्मरानी के ख़िलाफ़। तो अब हम उसके नेक्स्ट में देखते हैं, तो हम नेक्स्ट पेज में ऊपर देखते हैं, तो उसमें हमें बता रहा है उसी के कंटिन्यूसली पार्ट चल रहे हैं। 1679 AD के अंदर राठौर क्लेन्स होते हैं हलीफा, ज़्यादातर जो क्लेन्स यानी कि कह लें कि कबीले के जो लोग होते हैं ना, कबीले के लोग होते हैं उनको कहते हैं, जो कबीले के लोग होते हैं राठौर क्लैन यानी कि कबीले जो हैं, रेबल ड्यू टू अ डिसीजन ऑफ औरंगजेब एंड टू कमांड टू जोधापुर, यानी कि औरंगजेब से ना कोई कह लें कि डिसीजन की कोई मिस्टेक होगी जिसके नतीजे में ना जोधापुर के लोगों ने ना एक डिसीजन किया था, बगावत की थी। तो कहते थे हिंदू राजपूत रूलर बिकेम रेस्टलेस एंड रिबिलियंस रोज अप इन द राजपूताना, यानी कि हिंदुओं ने अब जो मिस्टेक हुई थी ना इससे जोधपुर के अंदर औरंगजेब से, यानी कि डिसीजन फैसला गलत लिया गया, उसके एक्शन के अंदर बदले में कह लें कि राजपूत थे ना जो वहाँ के, वो रेस्टलेस हो गए यानी बेचैन हो गए। उन्होंने क्या किया, बगावत उठाई है किसके, राजपूताना में, इसके ख़िलाफ़ औरंगज़ेब के। कहते हैं 1672 के अंदर ना बीरबन द लीडर ऑफ द सतनामी सेक्टर का कोई बीरबन नाम का लीडर था, टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नारनौल इलाके का उसने कह ले एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज संभाला है। दिस रिबिलियन वाज क्रश इवेंचुअली, यानी बहुत जल्दी से उसका कह लें कि उसकी जो रिबिलियन थी ना वो कुचल दी गई, समझ लें कि उसकी जो रिबिलियन थी वो कुचल दी गई। कहते देयर वर ब्लडी बैटल्स विद ग्रुप ऑफ रिबिलियस सिक्स, यानी कि सिखों के दरमियान भी ना बड़े खूनी मार के हुए, कह ले के कत्लो गारत हुआ। इन 1670 AD ग्रुप्स ऑफ रिबिलियस सिक्स in 1670 AD the guru of the Sikhs was executed by the Aurangzeb, जो सिखों के गुरु थे ना उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। This infuriated the Sikh who became the further executed, यानी कि उनको चुना गया था, सिखों का जो गुरु था ना उसको चुना गया था एज ए हुक्मरान, मसलन कोई लीडर बनाया गया था, जिसकी वजह से कह लें कि वो मिलिटराइज्ड यानी कि फर्दर बिकेम मिलिटराइज किया गया उसको। कहते हैं 1672 AD के अंदर द अफगान ट्राइब्समैन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर काज ट्रबल फॉर द मुगल एम्परर रिकरिंगली।
कहता है कि जो कबीले के लोग थे ना, अफ़गान कबीले के लोग जो ज़्यादातर शुमाली और जनूबी फ्रंटियर था, उधर के रहने वाले, पहाड़ों के रहने वालों ने मुग़ल ख़ानदान के ख़िलाफ़ काफ़ी प्रॉब्लम उठाई। दे देन रोज़ अंडर द लीडरशिप, उन्होंने बगावत उठाई थी किसके अंदर? ऑफ खुशहाल खान खटक द वॉरियर पोइट, यानी कि एक वॉरियर यानी कि एक मसलन कहला जंगजू था ना, पोइट भी था, शायर भी था, जंगजू पोइट था खुशहाल खान, उसके झंडे के तले इन्होंने बगावत जो है ना उठाई थी। कहता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द दक्कन कैंपेन एंड द राइज ऑफ मराठास। कहता है कॉन्सिक्वेंस कहते हैं मसलन नतीजा निकलना किसी चीज़ का, अंजाम यानी कि अंजाम क्या हुआ है दक्कन कैंपेन का, और कैसे मराठा जो है ना राइज के अंदर आए थे। कहता है औरंगजेब डिज़ायर टू एक्सटेंड हिज एम्पायर, हिज दक्कन पॉलिसी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू एस्पेक्ट्स। कहता है औरंगजेब ने कोशिश, मतलब ख्वाहिश उसके अंदर पैदा हुई कि किस तरह हम दक्कन की पॉलिसी को उठाएं ताकि दो एस्पेक्ट जो है वो शुरू हों। कहता है उसमें कहता है इम्पीरियल इंटरेस्ट एंड रिलीजियस कंसिडरेशन, उसका मकसद इम्पीरियल यानी कि अपने काम को भी अरूज पे लेके जाना दिलचस्पी के साथ, और मजहबी लिहाज से भी, यानी दुनियावी और मजहबी लिहाज से, यानी कि फौजी लिहाज से भी और मजहबी लिहाज से भी। औरंगजेब वाज फ्राम द बिगिनिंग ऑफ द रेन टिल हिज डेथ, औरंगजेब ने हुक्मरानी की है क्या ले अपनी यानी शुरू ज़माने से लेके अपनी मौत तक उसने क्या किया है? हुक्मरानी ही की है। उसके कहते हैं इंगेज इन द नियरली कांस्टेंट वारफेयर, वो हमेशा ज़्यादातर वारफेयर के अंदर ही पाया जाता था। अब मैसिव आर्मी वाज बिल्ट अप हिम, उसके ज़माने के अंदर काफ़ी बड़ी मजबूत आर्मी बनाई गई। मिलिट्री एक्सपेंशन कैंपेन वार बिगेन एट द ऑल द बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्पायर, उसके एम्पायर के अंदर, उसके ज़माने के अंदर उसकी जो बाउंड्रीज थी, मिसके उसकी हदें थी, वो सरहदें थी, वो बढ़ गई। दीज कैंपेन स्पेशली द दक्कन कैंपेन केम टू द इनॉमरस कास्ट ऑफ लिव्स एंड फाइनेंस, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कैंपेन स्पेशली जो दक्कन कैंपेन थी ना, केम आउट इनॉमरस कास्ट ऑफ लिव्स एंड लाइव्स एंड फाइनेंस। उस दक्कन कैंपेन के अंदर काफ़ी ज़िंदगियों का यानी जानों का नुकसान हुआ, काफ़ी पैसों का भी ज़िया हुआ। द चेन ऑफ कमांड ग्रू वीकर एज द एम्पायर एक्सपेंडेड, और उनकी आस्ता आस्ता उन्होंने अपनी सलाहियत ताकत जो है ना खो दी, जिसकी वजह से कहते थे आर्मीज औरंगजेब ग्रू रेस्टलेस स्पेशली द राजपूत, उसके जो राजपूत थे और उनकी जो आर्मी थी वो आस्ता आस्ता कम होना शुरू होगी, हल्की होनी शुरू होगी। द रिजल्ट वाज दैट द एम्फेसिस ऑन वारफेयर लेड टू द वीकनिंग ऑफ औरंगजेब्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से औरंगजेब का जो पॉलिटिकल क्या लेके हुक्मरानी वाला सिस्टम था ना, वो आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो गया। हिज प्रोविंशियल गवर्नर एंड जनरल ग्रू इन द अथॉरिटी एंड पर्सनल अथॉरिटी ओवर द डिक्लाइन, और दिन ब दिन उनकी जो है ना ताकत के अंदर कमी आना शुरू हो गई। कहते हैं अब मराठा जनरल वाज द फादर ऑफ, कहता है अब मराठा जनरल, एक मराठा का जनरल था जिसका नाम था शिवाजी, वो फादर कंसीडर किया जाता है किनका? मराठास का। कहता है वो एनिमी ऑफ औरंगजेब था, औरंगजेब का बहुत बड़ा दुश्मन था। ही हैड फाउट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ अहमदनगर एज एंड बीजापुर फ्राम द मुगल्स, उन्होंने आज़ादी हासिल कर ली अहमदनगर ने और बीजापुर ने मुगलिया से। He left a large group of followers and the modest military land to his vision, to his son। तो फिर उससे हुआ क्या कि उन्होंने एक लार्ज ग्रुप को जो फॉलोवर थे उन्होंने लेफ्ट किया, मॉडेस्ट मिलिट्री लैंड टू द हिज सन, उसको फिर उसके बेटे शिवाजी जो था ना उन्होंने एक अलग किस्म की एक जो है ना अपनी मिलिट्री लैंड जो था ना उसको पैदा किया था टू हिज सन शिवाजी। उसका जो शिवाजी था ना, शिवाजी उसका बेटा था, उसका नाम भी शिवाजी था। तो कह रहा था फिजिकली लैंड टू हिज सन, यानी कि उसने अपने बेटे के लिए वो एक नई मिलिट्री टेक्निक्स को बनाना और बढ़ाना शुरू कर दिया। कहता है द फिजिकली लैंडस्केप एंड लाइफस्टाइल ऑफ द मराठास was a formidable enemy as he did not hesitate to resort that treachery to achieve his end। यानी कि अगर देखा जाए फिजिकली लैंडस्केप जो जगह थी, उनका जो रहन सहन था और जो यानी कि मराठा का था बहुत यानी कि कह ले टफ और हार्ड था, जिसकी वजह शिवाजी वाज formidable enemy as he did not hesitate to resort to touch। यानी शिवाजी जो है ना उनका मुगलिया ख़ानदान का बहुत बड़ा दुश्मन कंसीडर किया गया और बहुत चालाक और मक्कार समझा गया एंड तक। हिज पब्लिक कैरियर बिगेन, उसका जो अपना अगर
अमूमी तौर पर जो उसका कैरियर स्टार्ट हुआ है ना, अर्ली एज ऑफ 19 साल की उम्र में उसने कैरियर संभाला। एंड ही स्टार्टेड विनिंग फोर्ट आफ्टर फोर्ट। फिर उसके बाद उसने एक किले से दूसरा किला फतह करना शुरू कर दिया, और उसने शिवाजी ने, ठीक है, 142 आफ्टर फोर्ट। अच्छा, कहता है आफ्टर मैनी, सॉरी कह रहा है आफ्टर मैनी skirmishes and battle he was able to crave। skirmish की यानी कि कहले मोती तरह की टेक्निक्स जो बैटल के अंदर इस्तेमाल होती है ना, जंगों के अंदर टेक्निक, उसने उसको इस काबिल बना दिया कि इंडिपेंडेंट बना स्टेट इन द टेरिटरी नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द कौन कैन। उन्होंने कौन उनकी यानी कि इस टेक्निक्स की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की मराठा ने, और एक नॉर्थ और साउथ यानी कि शमाल और मगरिब, शमाल और जनूब के अंदर उन्होंने एक इलाका फतह किया और अपनी हदें बढ़ा दी, उनको कौन कैन का नाम दे दिया। शिवाजी वेज वॉर अगेंस्ट द मुगल्स इन द 1670 AD। ही इनिशियली स्टॉप औरंगजेब फ्राम द एंटरिंग द दक्कन। अच्छा, अब शिवाजी ने दिन रात एक करके मेहनत करना शुरू की, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि 1670 के अंदर ना उसने औरंगजेब को स्टॉप कर दिया और दक्कन का चार्ज किन्होंने संभाल लिया था, शिवाजी ने। कहता ही अपोज द मुगल रूल विद द फुल स्ट्रेंथ टैक्टिस। उसने मुकाबला किया, अपोज मतलब कि मुकाबला किया मुगल रूल का, मुगल हुक्मरान का बड़ी ताकत के साथ और टेक्निक्स के साथ। शिवाजी डाइड इन 1680 AD। इसकी जो है ना शिवाजी जो है ना वो मर गया था 1680 का 1680 के अंदर। हिज सन शंबाजी वाज इनिशियली सक्सेस इन डिफेंडिंग द किंगडम। वो काफ़ी हद तक दफा करने के अंदर कामयाब रहा उसका बेटा शंबाजी। इन 1689 AD शंबाजी वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय 1680 द मुगल एम्पायर ऑफ औरंगजेब ही रीच्ड इट्स पीक। कहता है शिवाजी शंभूजी जो था ना, शंबाजी वाज कैप्चर्ड, पकड़ा गया, एग्जीक्यूटेड और फिर छूट गया बाय 1689 AD के अंदर। द मुगल एम्पायर ही हैड इज इट पीक। जब उस वक्त मुगलिया औरंगजेब जो ना पीक के ऊपर जा रहा था। बट द मराठाज, कहता है बट द मराठाज जो थे ना, कहता है बट द मराठाज रेजिस्टेंस कंटिन्यूड इन द फॉर्म ऑफ राजा राम। शिवाजी राजा राम यानी कि राजा राम एक जगह का नाम है, शिवाजी इज यंगर सन, नहीं ये राजा राम जो है ना, शिवाजी इज यंगर सन, छोटे बेटे का नाम राजा राम था। यानी राजा राम देखा जाए तो संभाजी जो है ना, संभाजी और राजा राम दोनों भाई हैं। इनके तकरीबन कह ले कि इन्होंने मराठा की रेजिस्टेंस यानी कि उनकी बर्तरी हासिल करने में बड़ी मेहनत की। द वार इन द दक्कन, कहता द वार इन द दक्कन कंटिन्यूज ओवर फॉर 27 ईयर एंड एंडेड विद द डेथ ऑफ औरंगजेब। तकरीबन 27 ईयर जंग लगी रही और एंड उसका कब हुआ, जब औरंगजेब की डेथ हो गई। कहता है रिलीजियस पॉलिसीज़ एंड दियर कॉन्सिक्वेंस, जो उसने मजहबी पॉलिसीज़ असूल अपनाए थे और उनका अंजाम क्या हुआ था, नतीजा क्या निकला था, अब इसके बारे में हम इधर जो है ना बात करेंगे। कहता है औरंगजेब डिड नॉट फॉलो द लिबरल व्यू पॉइंट ऑफ हिज प्रीडिसेसर होते हैं जो पहले गुजरे हुए जो होते हैं ना लोग, उनकी बात हो रहा है। कहता है औरंगजेब जो है ना, इसने लिबरल यानी कि लिबरल होता है जिसके अंदर हम कहते हैं ना हर बंदे को आज़ादी है, यानी कि अपने हकूक़ की आज़ादी है, यानी कि कोई बंदा किसी मज़हब में जा सकता है। उसका ज़्यादातर लिबरल ज़हन नहीं था, उसने इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जो ना दौरे हुकूमत किया, किसने, औरंगज़ेब ने, ठीक है। एज ही वाज अ पोलिटिकल एंड रिलीजियस कंजर्वेटिव्स, यानी कि उसका जो जहन था वो रिलीजियस इस्लामी था, इसलिए ही डीपली मिसअंडरस्टूड एज ए रूलर एंड हिज रेन इज कंसिडर्ड बाय द क्रिटिक्स एज बीइंग वन ऑफ द सप्रेशन ऑफ अदर फेथ एंड द पॉलिटिकल रिलीजियस प्रेजुडिस। कहता है उसी मज़हब की वजह से जो दूसरे मज़हब के लोग होते थे ना, वो इससे नफरत करते थे क्योंकि वो ज़्यादातर अपने मज़हब वाले लोगों को फ़ायदा पहुँचाता था, ये उनका जहन था। लेकिन अगर हम औरंगज़ेब की हिस्ट्री देखें तो औरंगज़ेब की हिस्ट्री में हमें ये पता लगता है कि उसने बराबरी का हकूक़ दिया हर मज़हब वालों को। तो लेकिन वो दूसरे मज़हब वाले उससे नफ़रत करते थे, हसद करते थे। अच्छा जी, प्रेजुडिस मतलब हसद होता है, ठीक है। दिस इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द हिस्टोरिकल फैक्ट। अगर देखा जाए तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट के अंदर ये एक चीज़
एक्सेप्ट नहीं की जाती, क्योंकि ऐसा है नहीं है, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो तनकीद करने वाले हैं, वो कहते हैं वैसे। औरंगज़ेब डिज़ायर टू ब्रिंग ट्रू इस्लामिक गवर्नेंस टू द मुग़ल एम्पायर, औरंगज़ेब ने कोशिश की थी कि मुगलिया ख़ानदान के अंदर एक इस्लामी हुकूमत नाफज की जा सके। ही फॉलोड इन हिज पर्सनल लॉ, उसने अपने पर्सनल लॉ जो है ना अपने जो है ना कवानीन बनाए थे, व्हाट ही बिलीव्ड इन, जिस पे वो यकीन रखता था, ठीक है। नो बॉडी कैन डाउट हिज बीइंग अ मॉडल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड बीइंग फ्री फ्राम, अगर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक सादगी का मॉडल नमूना था, एंड बीइंग फ्री फ्राम वर्ल्डली, और दुनियावी नफ़े नुकसान से, बहुत दुनियावी कह लें कि अट्रैक्शन एंड सिंस, वो बुराइयों से और दुनियादारी से बहुत दूर था। ही कॉल्ड टुगेदर 100 ऑफ स्कॉलर्स फ्राम द रिलीजियस वर्ल्ड टू ऑर्गेनाइज इस्लामिक laws so that they could easily be followed। कहता अगर देखा जाए तो उसने मुख्तलिफ तरह के स्कॉलर जो थे, मजहबी उलमा कराम, और उनकी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, कवानीन बनाए हुए थे। दिस नेक्स्ट ऑफ फ़िक़ा जूरिस्प्रूडेंस होता है, जिसको हम फतवा जिसको हम फ़िक़ा कहते हैं, फ़िक़ा के इस्लामी मसाइल जो होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। इस कॉल्ड फतवा आलमगीरी, ये फतवा, इसमें यानी कि मुख्तलिफ तरह के फतवाज हैं जो मुफ्ती हज़रात जो हैं फतवा देते हैं ना, उसको फ़िक़ा के फतवा आलमगीरी कहते हैं। उसको कहता था रिलीजियस डिक्रीज ऑफ आलमगीर। अगर देखा जाए तो रिलीजियस डिक्री यानी कि रुझान किसका, मज़हब की तरफ रुझान आलमगीर का बहुत ज़्यादा था। इट इज़ वेल रिस्पेक्टेड टेक्स्ट विच इज़ द लैंडमार्क, उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की निशानियाँ, लैंडमार्क होता है, निशानियाँ मिलती हैं उस किस चीज़ की, उसकी इज़्ज़त की, कि जिसने बहुत ज़्यादा एरिया जो ना कवर किया हुआ था इस चीज़ का। अच्छा जी, इसमें वो नेक्स्ट कह रहा है, औरंगज़ेब वाज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स हिंदूज एंड सिख एज ए पॉपुलर बिलीव। कहता है औरंगज़ेब उनसे नफरत, डिस्क्रिमिनेटरी, उनको कम नहीं था समझता, कमतर नहीं था समझता हिंदुओं को और सिखों को। हिंदू एंड सिख्स ऑक्यूपाइड पोजीशन इन हिज गवर्नमेंट एंड मिलिट्री एंड वर्क इन हिज कोर्ट ऑफिशियल एडवाइज़र। देखा जाए तो अब एक है तो मुसलमान है औरंगज़ेब, लेकिन हिंदू और सिख एज ए गवर्नमेंट और मिलिट्री वर्कर एज ए वर्क काम करते थे, उधर एडवाइज़र भी थे, मशीर के तौर पर काम करते थे। दिस वॉज मोर सो देन दिस ए टाइम ऑफ अकबर, औरंगज़ेब रिमूव द कलिमा फ्राम the coins to stop its desecration। कहता अकबर के ज़माने से एक सिक्का था जिसके ऊपर कलमा लिखा होता था, उसने वो उसको स्टॉप कर दिया ताकि डिसिक्रेशन यानी कि उसकी बेइज्जती ना हो। किसकी भला, अगर कॉइन के ऊपर कलमा लिखा होता है और वो नीचे ज़मीन पे गिरता तो उसकी बेहुरमती होती है, तो वो चाहता था कि उसकी बेहुरमती ना हो। ड्रिंकिंग म्यूज़िक एंड म्यूज़िकल पार्टीज़, कहता है ड्रिंकिंग, देखिए इसमें डिसिक्रेशन लिखा हुआ है ना, यानी कि बेइज्जती, बेहुरमती कहते हैं इसकी। उसने ड्रिंकिंग म्यूज़िक एंड म्यूज़िकल पार्टीज़ वर बैंड, उसने तमाम तरह की जो गैर मजहबी सरगर्मियाँ थी उनको बंद कर दिया। एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ द कोर्ट वेल डिसमिस्ड, नजूमी जो वक्त से पहले की बातें बताते हैं उनको भी बंद करवा यानी कि ख़त्म काम करवा दिया। कोर्टियर वर फॉरबिडन, उसके अलावा जो जितने भी कोर्टियर थे उनको निकाल दिया गया, जो यानी कि कह लें कि मदद करने के काम जो करते थे उनको भी निकाल दिया। सलूट ईच अदर इन द हिंदू कस्टम, फ्रेजेज लाइक अस्सलाम वालेकुम, यानी कि जो वो मुख्तलिफ तरह के वो कहते थे ना आके जो हिंदू मुख्तलिफ तरह के लफ्ज़ बोलते थे, उन्होंने कहा कि अगर आपने कोर्टियर यानी कि जितने भी दरबारी थे, हिंदू दरबारी कोर्टियर मतलब जितने भी दरबारी थे, उनको मना करवा दिया कि वो सलूट ना करें, यानी कि सलाम ना पेश करें एक दूसरे को, बल्कि अगर कहने ही है तो अस्सलाम वालेकुम के कि पीस बी अपॉन हिम, तुम पे रहमत हो। वर गिवन पॉपुलैरिटी, के उसको पॉपुलैरिटी दी। अकबर हैड अबॉलिश द जिजिया ऑफ टैक्स विच वॉज टू बी पेड बाय नॉन मुस्लिम टू दियर मुस्लिम रूलर, यानी कि अकबर के ज़माने में एक जिजिया टैक्स लगाया गया था जिसके ऊपर थे कि नॉन मुस्लिम जितने भी है ना मुस्लिम रूलर को टैक्स पे करेंगे। दिस टैक्स वॉज हेटेड बाय द हिंदूज, हिंदू जो थे इस टैक्स को नफरत करते थे। औरंगजेब री इम्पोज into the which upset them greatly। औरंगज़ेब ने क्या किया, वो जिजिया टैक्स जो था ना वो माफ़ कर दिया था, जिसकी वजह से औरंगज़ेब की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई
उन हिंदुओं ने और जितने भी गैर मुस्लिम थे उन्होंने काफ़ी जो है ना पसंद किया। सम हिस्टोरियन कोट दिस एक्ट ऑफ हिज एज गिविंग फार रीचिंग इम्प्लीकेशन ऑन हिज रेन। वो इसको बताते हैं कि इसकी हुक्मरानी को मजबूत करने के अंदर इस एक्ट का बहुत बड़ा काम है। देयर वर मैनी रिवॉल्ट्स, उसके अलावा कहता है रिवॉल्ट्स बगावतें और भी बहुत ज़्यादा हुई हैं ड्यूरिंग द औरंगजेब की हुक्मरानी के दौरान। मैनी हिंदू सिक्स रोज इन द रिबिलियंस रोज अगेंस्ट द मुस्लिम। मुगल एम्पायर के अंदर बहुत ज़्यादा कह लें कि रिबिलियंस बगावतें हुई हैं। औरंगजेब वाज कॉन्स्टेंटली फेसिंग अपोजिशन। औरंगजेब को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का और मुकाबलों का सामना करना पड़ा है। कहता है ही स्पेंट मोर दैन 20 years ऑफ हिज फाइटिंग माइनर एंड मेजर रिबिलियंस विच टुक प्लेस इन हिज एम्पायर। उस औरंगजेब के ज़माने खिलाफत के अंदर 20 साल तकरीबन फाइटिंग यानी कि जंगें होती रही हैं, वो माइनर छोटी या बड़ी किस्म की बगावत की सूरत में भी। दीज रिबिलियंस टुक अ हैवी टॉल ऑन द imperial treasury, lives of people, smooth running his administration and the औरंगजेब्स पावर। जिसने औरंगजेब की पावर को स्मूथ करने के मसलन क्या लें मसलन नरमी और मसाइल भी पैदा किए, लेकिन फिर भी उसकी हुकूमत बड़ी स्मूथली बड़े ही आसानी से चलती रही है। कहता हिस्टोरियन डिफर ऑन द cause of these rebellions and had the role of औरंगजेब एज एन मुस्लिम monarch। और हिस्टोरियन ने बताया कि इसकी जो रिबिलियंस है ना वो मजहबी लिहाज से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ थी। वो उसमें लोगों की अपनी मर्जी शामिल थी। रिबिलियंस के अंदर कोई मजहब का मसला नहीं था। कहता द प्लेस आर औरंगजेब इन द मिडीवियल हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कहता है कि मिडीवियल हिस्ट्री यानी कि जितना भी ज़माना सब बड़े सगीर के ज़माने के अंदर जो मिडीवियल हिस्ट्री है ना, जो पुरानी हमें जो तारीख मिलती है, उसके अंदर औरंगज़ेब का प्लेस मर्तबा क्या है। औरंगज़ेब वाज द 6th मुगल एम्परर एंड ही रूल ओवर मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। औरंगज़ेब एक वाहिद बंदा था जिसने मुगलिया ख़ानदान का हुक्मरान था जिसने ज़्यादातर बड़े सगीर के हिस्से के अंदर हुकूमत किया और उसकी हुकूमत भी ज़्यादा देर तक रही है, यानी कि तकरीबन 49 ईयर्स उसने हुकूमत की है ड्यूरिंग द विच मुगल एम्पायर एक्सपेंडेड टू हिट हार्ट। उसने अपने कद से भी ज़्यादा बुलंदी हासिल किया है, यानी कि इसमें बता रहा है। ही वॉज द वेल्थिस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर हुक्मरान मुगल एम्परर कंसीडर किया जाता है। औरंगजेब वाज ग्रेट मिलिट्री टेक्नीशियन। उसके बाद मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स थी। लोकलाइज्ड द प्रोडक्शन ऑफ कैनन्स रॉकेट्स एंड प्रॉबली यूज इन द वार फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सब। कहता है ये औरंगजेब ही था। हम तो ये समझते हैं ना कि अंग्रेज़ आए थे, उन्होंने गन पाउडर और मुख्तलिफ तरह के कह लें कि मटीरियल्स बनाए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो औरंगजेब वाहिद बंदा था जिसने तोपों के अंदर इस्तेमाल होने के लिए गोले वगैरह बारूद वगैरह का इस्तेमाल करवाया है बड़े सगीर के अंदर पहली दफ़ा। द रॉयल ट्रेजरी यानी कि जो शाही सामान था यानी कि जेवरात या मुख्तलिफ तरह की जो जिस चीज़ें हैं वाज फील्ड इन द ग्रेट अमाउंट मेकिंग द एम्परर प्रॉबेबली द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। जो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खीरे हो गए, जवाहरात हो गए, सोना चांदी जो भी मोती वगैरह जितनी भी चीज़ें थी सबसे ज़्यादा मिकदार में औरंगज़ेब के ज़माने खिलाफत के अंदर उसके अंदर थी। ये जो है अपना मतलब जितनी भी है ना ये शाही सामान के अंदर सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद वो कह रहे हैं यहाँ पे कहते हैं एट द टाइम ही वॉज एन अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर हु केप्ट द एम्पायर सिक्योर एंड ग्रोइंग इन द रेवेन्यू। कहता है वाहिद हुक्मरान था जिसने अपनी दौरे हुकूमत के अंदर मसलन सिक्योर किया, दफा किया मुगल आर्मी का, और इसकी आर्मी के अंदर पैसों को चीज़ों को जायदाद को बढ़ाने के अंदर बहुत काम इसका हुआ है। लैंड एरिया ज़मीनी भी बहुत ज़्यादा किया इसने। कहता था मुगल आर्मी अंडर औरंगजेब वाज वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल आर्मीज ऑफ द एज। कहता अगर देखा जाए तो मुगल आर्मी जो है ना औरंगजेब के ज़माने के अंदर सबसे कामयाब मुगल आर्मी कंसिडर की जाती है। अच्छा, उसके बाद कहता है औरंगजेब वाज अ पॉइस। कहता है औरंगजेब एक बड़ा ही नेक दिल मुस्लिम था। पॉइस दरअसल मुत्तकी को कहते हैं, परहेजगार को। हु मेड कैप्स एंड कॉपीड द होली कुरान टू द मीट द फाइनेंशियल एड। उसने कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा से कुरान पाक की बस कह लें कि जो है ना छपवाई कराई, जिसकी वजह से ताकि लोग पढ़ने में आसानी हो, और लोगों को कैप्स वगैरह टोपियाँ वगैरह तकसीम की। ही कंसिडर्ड द रॉयल ट्रेजरी टू बी द सैक्रेड ट्रस्ट ऑफ द people and did not spend it on the personal requirement and exhibition। कहता उसने ये
एक ये काम किया कि लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा उनको पैसे भी नहीं दिए जाते थे और कोई भी फजूल हर्ची का काम कहता है औरंगज़ेब के ज़माने हुकूमत के अंदर नहीं किया गया। कहता है मैनी नॉन मुस्लिम हिस्टोरियंस कंसीडर हिम टू बी द टायरेंट हु सप्रेस द पीपल ऑफ टू द अदर फेथ। कहता है ज़्यादातर जो गैर मुस्लिम लोग हैं ना वो ये समझते हैं कि वो एक बड़ा ही जालिम शख्स था जिसने अपने मफाद की खातर जो है ना सारे काम किए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हिज रिलीजियस पॉलिसीज़ आर द पॉइंट ऑफ फीरियस डिबेट। अगर देखा जाए तो औरंगज़ेब की जितनी भी रिलीजियस पॉलिसीज़ थी ना वो किसी भी दूसरे मज़हब के अगेंस्ट नहीं थी। अदर हिस्टोरियन व्यू हिम एज अ exemplary figure whose act can be justified by the fact and कुछ लोग कहते हैं कि इसकी दौरे हुकूमत इतनी अच्छी थी कि अगर ये देखा जाए तो जस्टिफाइड करती है, जो प्रूव करती है कि वाकई एक कामयाब शख्स रहा है। ओनली टाइम कहता है ओनली टाइम एंड फर्दर रिसर्च वी विल डिसाइड हिज प्लेस इन हिस्ट्री। कहता मज़ीद रिसर्चेज हुई, हिस्ट्री के ऊपर बहस हुई तो हमें इस चीज़ का पता चलता है कि वाकई ये एक मर्तबा रखता है। कौन? औरंगज़ेब मुगलिया ख़ानदान के अंदर एक मर्तबा रखता है। अगर देखा जाए तो ये बादशाही मस्जिद की पिक्चर बनी हुई है, ये भी औरंगज़ेब ने बनवाई है जो लाहौर के अंदर बादशाही मस्जिद है। उसके अंदर शालीमार गार्डन है, उसके अपोजिट साइड पे वो उसके वालिद शाहजहां ने बनवाया था। तो ये यानी कि इसमें ये यानी कि बात हुई है। अभी हमारी ये टेक्स्ट कंप्लीट हो गया, हम इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज वगैरह जो है ना इंशाल्लाह हम करते हैं। हम जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अभी हम नेक्स्ट लेक्चर जब होगा ना हमारा उसमें हम इसकी एक्सरसाइज वगैरह रिमेनिंग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर वगैरह। ठीक है, तो आज के लिए टैक्सी थी, तो अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना हमने यूनिट 2 चैप्टर नंबर 4 जो रीड किया था ना उसका था हमारा टॉपिक का जो मुग़ल एम्परर था उसका नाम था औरंगज़ेब आलमगीर, यानी अब्दुल मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर। इसके हमारे ना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रह गए थे तो आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। ये देखा जाए तो इसमें हम थोड़ा सा रीकैप जैसे हम करते हैं ना, रीकैप्स करते हैं। कोई जिस तरह कोई किसी चीज़ का हमने प्रोग्राम देखा और उसका रीकैप होता है, तो ये देखा जाए तो ये इसका तकरीबन रीकैप है, पहले वाला हिस्सा जितना भी है ये। ठीक है, तो ये इसमें हमें तकरीबन वही चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि इसका ज़्यादातर रीकैप कि इसमें क्या क्या हुआ था, उसके क्या उसको मुकाबलों का सामना करना पाया औरंगज़ेब को। तो थोड़ा सा हम इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे साथ या नीचे। तो इसमें है सबसे पहले कह रहे हैं चैलेंजेस। यू हैव रीड हाउ औरंगज़ेब इज़ कंट्रोवर्शियल फिगर। कहते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि औरंगज़ेब वाकई एक काबिल दीद फिगर है, यानी कि शख्सियत है। व्हाट मेजर्स कुड बी हैव बीन टेकन विद इन द बाउंड्रीज सेट बाय इस्लाम। उसने इस्लाम को मजबूत करने के लिए कितनी उसने मुख्तलिफ तरह की मेजर्स यानी कि तरतीब की हैं टू मेक हिज नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट हैप्पी, जिसकी वजह से देखा जाए तो नॉन मुस्लिम हैप्पी नहीं हुए। लेकिन रिमेंबर द मेजर यू थिंक ऑफ मोस्ट ऑफ द फेयर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट इंक्लूडेड मुस्लिम, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के लिए काफ़ी हद तक उसने मुस्लिम हुकूमत के अंदर काफ़ी उसने काम किया। औरंगज़ेब कुड हैव टेकन द फॉलोइंग द मेजर्स टू मेक हिज नॉन मुस्लिम एज वेल एज मुस्लिम सब्जेक्ट हैप्पी। देखा जाए तो उसने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं काम किया उसने नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है, लेकिन नॉन मुस्लिम यही समझते थे कि तमाम बेनिफिट सिर्फ मुस्लिम्स के लिए हैं। आज हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो औरंगज़ेब ने मुस्लिम्स के लिए काम किए हैं उससे सिर्फ मुस्लिम नहीं खुश होते, नॉन मुस्लिम भी उससे खुश होते हैं। तो वो क्या है? कहता है नंबर 1 कहता है द गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ इस्लाम। उसने सोशल जस्टिस समाजी इंसाफ जो है ना इस्लाम के ज़रिए दिया है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर इंसाफ होता था ना, उस तरीके से इंसाफ बताया। द यूनिक प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन। उसने बताया कि कोई अमीर गरीब मुसलमान नॉन मुस्लिम स्टेट के लिए इक्वल है, बराबर सिटीज़न है। मुसलमान होने से एक मुसलमान काफिर के ऊपर जुल्म करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि मुसलमान होने की वजह से उसको छोड़ दिया जाएगा, बल्कि इक्वालिटी उसने बताई है सबसे पहले। उसके बाद कहता था रिलीजियस लिबर्टी टू रिलीजियस सेक्टर टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस दियर रिलीजियस बिलीफ। कहता है उसने ये सबसे बड़ा काम किया कि अगर कोई हिंदू अपने दीन के ऊपर चलता है तो उससे इस चीज़ की कोई पकड़ दखल नहीं होगी, यानी कि हर मज़हब वालों को इस चीज़ की आज़ादी होगी कि वो अपने मज़हब के ऊपर मेहनत कर सकते हैं, कोई भी उसको ज़बरदस्ती नहीं है उसके साथ। नंबर 4 इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जो रोज़गार का मौका मिलेगा ये नहीं कि मुसलमानों को
स्पेशलिटी दी जाएगी कि जी मुसलमान ही सिर्फ होंगे, गैर मुस्लिम को भी ट्रेड में, तजारत में, प्रोफेशन में, कारोबार में, और एवरी पर्सन ओन चॉइस, यानी कि अपनी मर्जी से उनको जो काम कोई करना चाहे वो कर सकता है, उसके लिए मुसलमान और गैर मुस्लिम होना शर्त नहीं है। नंबर 5 में वो ये कह रहा है द प्रोटेक्शन ऑफ वर्शिप प्लेसेस ऑफ ऑल रिलीजियस, तमाम देखा जाए तो वर्शिप जितने भी इबादत गाहें हैं ना, उनकी प्रोटेक्शन हिफाजत की जाएगी। अब देखा जाए तो ये सबकी बात हो रही है, मुसलमानों को तो इसमें स्पेशली कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसमें ये सारा रिकैप था उसमें, ठीक है। अब ये देखा जाए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखे कह रहा है कि यहाँ पे आंसर दे फॉलोइंग क्वेश्चन के। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज औरंगजेब बॉर्न, हाउ लॉन्ग वाज हिज रेन। कहता है औरंगजेब वाज बॉर्न ऑन द 4th November 1618 AD इन दाऊद। ही रेन्ड फ्रॉम 1658 to 1707 AD। वो सिर्फ ये यानी कि उनका दौरे हुकूमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज चाइल्डहुड टीचर एंड व्हाट सिग्निफिकेंट डज दिस हैव ऑन औरंगजेब। कहता है बचपन में उनके उस्ताद कौन थे और उनके उस्ताद की उसकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर है। कह रहे हैं मोहम्मद सालेह कम्बूख सल्फी वाज औरंगजेब चाइल्डहुड टीचर। ही अफेक्टेड औरंगजेब पर्सनैलिटी अंडर हिज tutorship. Aurangzeb became a religious minded personality. Aurangzeb future reign depicted the religious glimpses at the wide range। तो लिहाजा देखा जाए तो मोहम्मद सालेह कम्बू जो उसके बचपन के उस्ताद थे, उनका उनकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत असर है। उन्होंने उनको मजहबी लिहाज से बहुत उनको एक मजहबी पर्सनैलिटी बनाया, जिसकी वजह से उनकी दौरे हुकूमत के अंदर काफ़ी यानी कि कह लें कि वाइड रेंज यानी कि बढ़तरी हुई है, बढ़ी है उनकी हुकूमत। कहते हैं वेयर डिड औरंगजेब स्पेंड अ पार्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड। औरंगजेब ने ज़्यादातर अपना चाइल्डहुड बचपन कहाँ पे गुजारा था, तो वो हमने स्टार्ट में पढ़ा था ना कि जहांगीर एज एट द कोर्ट ऑफ जहांगीर एज ए होस्टेज। वो इनके जो दादा थे उनका नाम था जहांगीर। जहांगीर के कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर उनको ज़्यादा देर बंदी बना के रखा गया था। हाउ डिड औरंगजेब मीट हिज पर्सनल फाइनेंशियल नीड्स। वो औरंगजेब अपनी ज़्यादातर रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो ज़रूरतें थी वो किस तरीके से पूरी करता था। बाय मेकिंग कैप्स एंड कॉपिंग द होली कुरान। ठीक है, होली टोपियाँ बनाते और कॉपिंग द होली कुरान। और होली कुरान की कॉपिंग कैसे करते थे, पेंसिल के साथ या पेन के साथ लिखते थे एक कुरान पाक से दूसरे पे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज है, उसमें अगर हम देखें तो नेक्स्ट पेज के अंदर हमारा ये देखें इस तरह का एक वो बना हुआ है, पैरा सा बना हुआ, ये देखिए आर्टिकल सा बना हुआ है। इस आर्टिकल के ऊपर हम देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेस विद द रिलीजियस कमांड औरंगजेब गेव फॉर द पब्लिक फिगर। ठीक है, अब ये देखिए अगर इधर देखा जाए ना, हमारे पास है फिल इन दी ब्लैंक्स। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ऊपर है, कहता है अगर देखा जाए तो औरंगजेब ने किया क्या क्या है। अगर देखा जाए तो ये देखिए औरंगजेब का ये साइन है, ये देखें ये औरंगजेब है। औरंगजेब एंड हिज रिलीजियस कमांड एज एन एम्परर। जब वो एज ए एम्परर हुआ तो उसने क्या किया, ड्रिंकिंग वाज बैंड, म्यूजिक वाज बैंड, म्यूजिकल पार्टी वर बैंड, practice of astrology and astronomy was dismissed, jizya was imposed, salute was replaced by phrase like assalamu alaikum। तो ये चीज़ें हैं इनके अंदर जो उसकी ज़्यादातर औरंगजेब के दौरे हुकूमत के अंदर ये चीज़ पब्लिकली गेव की गई थी। विच रिबेलियस रोज अप अगेंस्ट औरंगजेब एंड क्रिएटेड फॉर द मुगल रूलर write the year and names of the group of revolter in the blank space। ब्लैंक स्पेस ने वो कह रहे हैं कि उनके अंदर जो है ना आप तरतीब के साथ बताएं कि कौन कौन से हैं। कहता है 1669 AD के अंदर द जट पीजेंट्स जो है किसान उठे। शिवाजी 1670 के अंदर 1670 के अंदर सिक्स उठे। सतनामी सेक्टर 1672 में अफ़गान ट्राइब्समैन अफ़गानी कबीले के लोग उठे। 1679 में राठौर क्लेन राठौर के कबीले उठे। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसिस विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ औरंगजेब एज ए रूलर एज ए मिलिट्री कमांड। जब उसने मिलिट्री कमांड संभाला तो उसके अंदर जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी आपने देखी है ना, वो कह रहे हैं आप उसके ऊपर बहस करें। एज ए रूलर ही चेंज द पॉलिसीज ऑफ
इज प्रीडिसेसर, उसने अपनी पॉलिसीज अपने पुराने हुक्मरानों की निस्बत बेहतर रखी। अब्रप्टली एंड विदाउट टेकिंग स्टेक होल्डर्स इन कॉन्फिडेंस, उसने जितने भी वो स्टेक होल्डर थे ना, जितने भी यानी कि लोग थे जो, उनको मसलन कह ले कि जो मिडल मैन है ना उसका रोल ख़त्म कर दिया, यानी जिसने जो भी चीज़ लेनी है डायरेक्टली वो खुद जाके बाय कर सकता है, दरमियान में कोई भी बंदा यानी कि कह ले कि उसका कोई अमल दखल नहीं था। अगर देखा जाए तो ये जो हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा, ये नेगेटिव के अंदर आ जाता है, नेगेटिव के अंदर, और ये औरंगज़ेब के पॉजिटिव के अंदर आता है। पॉजिटिव क्या, ही वाज अ मॉडल ऑफ सिंपलिसिटी, ही वाज फ्री, वो आज़ाद और सादा बंदा था। फ्राम वर्ल्डली अट्रैक्शन, तमाम दुनियादारी से वो बहुत दूर था। उसके बाद कहता है ही वेस्टेड मैनी ईयर्स इन बैटलफील्ड, उस ये नेगेटिव में देखा जाए तो उसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा लड़ाई झगड़े में यानी कि जंग में गुजार दिया। ही कुड नॉट मेक एनी ग्रुप ऑफ रिवाल्टर एंड एग्जाम्पल टू अदर रिवाल्टर, अगर देखा जाए तो उसने कोई भी नहीं बनाया ग्रुप रिवाल्टर अगेंस्ट, कोई भी उसने बागी नहीं बनाया और ना ही और किसी को बागी बनने दिया। अगर देखा जाए ही डिफीटेड एंड क्रश द रिवाल्टर्स सक्सेसफुली एंड गेव एक्सपेंशन टू द मुगल में, उस बल्कि जितने भी रिवाल्टर अगर उठे हैं ना तो उन्होंने उसको क्रश कर दिया, ख़त्म कर दिया, सिरे से ही ख़त्म कर दिया, ताकि उसकी मुगलिया ख़ानदान की एक्सपेंशन हुकूमत बढ़ सके। तो आज हमारी रिमेनिंग एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।